बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और आज के हमारे लेक्चर का नाम क्या है? आज के लेक्चर में हम दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है और अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन क्या होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके मगर स्मार्ट सिलेबस में वो शामिल नहीं थी। मगर रिएक्शन मैकेनिज्म की जो डेफिनेशन इधर लिखी हुई है उसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। मैकेनिज्म कहते हैं तरीकाए वारदात को, यानी रिएक्शन हुआ कैसे, किसने किस पर अटैक किया, किसने किसको पैगाम भेजा, किसका इलेक्ट्रॉन किस पर सवार हुआ, किस पर से उतरा, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुए, कैसे बॉन्ड बने और प्रोडक्ट कैसे बना, ये सारा कुछ कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल जो स्टेप्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के, ओवरऑल स्टेप्स जो होते हैं उनकी जो सीरीज होती है स्टेप्स की, हम उसे रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। हमारी बुक की डेफिनेशन है द सीरीज ऑफ स्टेप्स की सीरीज दैट टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन का जो सिलेबस है, कोर्स का मतलब है सिलेबस, मतलब रिएक्शन का जो ओवरऑल सिलेबस है उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उन तमाम स्टेप्स को रिएक्शन का मैकेनिज्म कहा जाता है। तो आगे देखते हैं थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तीन तरह के रिएक्शन होते हैं मैकेनिज्म के एतबार से। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, ये आपने याद रखना है, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। और दूसरे होते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, और ये अनसैचुरेटेड देते हैं। ठीक है जी हाँ। और तीसरे होते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, ये जनरल है, ये कोई भी दे सकता है, डिपेंड करता है। इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन तरह के रिएक्शन होते हैं मैकेनिज्म के एतबार से। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म और तरह का होगा, एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म और तरह का होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो और तरह का होगा। ये सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं बस, और रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अब आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो उन रिएक्टेंट के बॉन्ड्स पहले टूटते हैं, फिर आपस में उनके नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग पहले होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन बाद में होती है। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो किस मोड से होती है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के भी तरीके हैं। दो टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है जिसे हम लिखते हैं मोड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग का दूसरा नाम है बॉन्ड फिशन। दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, दो टाइप की बॉन्ड फिशन होती है। नंबर 1 होमोलाइटिक फिशन और दूसरी होती है हेट्रोलाइटिक फिशन। जी हाँ, तो आइए जरा देखते हैं कि ये होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या फर्क है। पहले तो हम आपको ना होमोलाइटिक फिशन पढ़ाएंगे। देखो, होमोलाइटिक फिशन पढ़ाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम इस बॉन्ड के ऊपर फर्ज करो लाइट डालते हैं, कौन सी लाइट? अल्ट्रावायलेट लाइट अगर डाल दी जाती है तो ये बॉन्ड जो है ये टूटेगा और इवनली टूटेगा, मतलब बिल्कुल सेंटर से ये बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल सेंटर से, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ए पर सवार हो जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बी पर सवार हो जाएगा। और आपके सामने दो चीजें बनेंगी, ए और साथ में बी। ए के ऊपर भी
इस इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट की सूरत में जाहिर करा देना है और बी के ऊपर भी इस इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट के जरिए जाहिर करा देना है। ये एक जैसी ब्रेकिंग हुई है, मतलब सेंटर से टूटा है कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन जो कि था ही इस बी को मिल गया और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था इस ए का इस ए को मिल गया। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों क्या बन गए हैं? इन्हें बोला जाता है फ्री रेडिकल। क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं मैं आगे चल के आपको डिटेल से समझाता हूं कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं और क्या इनके बारे में मालूमात हमें याद रखनी होती है। तो खैर, तो ये जो आपके सामने क्लीवेज हुई है इसे कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, या इसको हम फिशन भी कहते हैं। तो होमोलाइटिक फिशन, एक जैसी फिशन हुई है, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन गया, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन गया है। ओके हो गया? यस सर। सर इसकी कोई एग्जांपल आप पेश कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास एक एग्जांपल है। फर्स्ट क्लोरीन है, Cl है और साथ में दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। जब ये टूटेगा ना दरमियान से बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पर चढ़ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर सवार हो जाएगा। अब भी आपके सामने क्लोराइड आयन का फ्री रेडिकल और इधर भी क्लोराइड आयन का फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इस किस्म की ब्रेकेज फिशन या क्लीवेज को बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। ओके, जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि होमोलाइटिक क्लीवेज या फिशन की डेफिनेशन कि इट अकर, ये होती है व्हेन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, टूटता है इवनली। इवनली का मतलब है बिल्कुल बराबरी, बराबरी पर, मतलब सेंटर से ये बॉन्ड टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, टू प्रोड्यूस, तो ये पैदा करता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल हैं और फ्री रेडिकल की पहचान क्या है? इनके ऊपर डॉट होगा। ये डॉट क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन के लिए, तो आप आगे देखेंगे। ये जो होमोलाइटिक फिशन है दैट इज इनिशिएटेड, ये शुरू की जाती है, स्टार्ट होती है बाय अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए या फिर हाई टेम्परेचर की मदद से या फिर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी से भी ये फिशन हो सकती है। और अगली तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस फिशन। होमोलाइटिक फिशन के जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं फ्री रेडिकल। आगे, इट इज शोन बाय हाफ करली एरो इन मैकेनिज्म। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा एरो, ये इस तरह से, ये देखो, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हाफ करली एरो या फिश हुक एरो। हमारी बुक में लिखा हुआ है हाफ करली एरो। ये देखो, ये पूरा एरो होता है ना, तो पूरा करली एरो तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये करली, ये कर्ल है। ठीक है, ये एरो है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब ये एरो का हेड है और ये कर्ल है। ये एरो का हेड तो है मगर पूरा नहीं है, ये हाफ हेड है और ये कर्ल है। समझ गए? जी सर। तो ये कुछ लिखा हुआ है। अब जरा आगे चलते हैं, हेट्रोलाइटिक फिशन की बात करते हैं। हमारे पास ना एक एटम है ए, ठीक, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक एटम बी। अब मेरी बात तसल्ली से आपने सुननी है। होता यह है कि इसमें ए जो है, फर्ज करो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। ठीक, तो होगा क्या? जो बी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन को बी अपने करीब करके रखता है हमेशा, और इसलिए बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी रहता है और ए बेचारे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी रहता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये क्लीवेज होगी, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बी पर सवार हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा और ए जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आपके सामने दो तरह के आयन बनेंगे, ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन। सर जी क्यों बने हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी ले गया, सारे दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो है मगर इवनली नहीं टूटा, अनइवनली टूटा है।
मतलब बिल्कुल बराबरी पर नहीं टूटा। अगर बराबरी पर टूटता तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता, एक इसको ना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को मिल गए, बाकी बेचारा महरूम रह गया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस किस्म की जो ब्रिकेज है, क्लीवेज है, जो फिशन है, इसे हम हेटेरोलाइटिक फिशन कहते हैं। और मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। क्या? इट अकर्स, ये होती है व्हेन, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय ओनली वन एटम। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम ले जाता है टू प्रोड्यूस आइंस, और इसके नतीजे में क्या पैदा होते हैं? आइंस पैदा होते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल इन्होंने कोट की है वो मिथाइल क्लोराइड की कोट की है। मैं वही देता हूं इकट्ठा करके, जगह नहीं है यहाँ पे। ये है CH3, ये है Cl, ठीक है, ये है कार्बन और ये क्या है? क्लोरीन। आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्लोरीन के करीब रहेंगे इलेक्ट्रॉन के जोड़े, कार्बन से दूर रहेंगे इलेक्ट्रॉन के जोड़े। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के ऊपर सवार हो जाएंगे, क्लोरीन पे चढ़ जाएंगे। हाँ, और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन जाएगा। और ये जो CH3 है, ये 3H और C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा कैट आयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैट आयन। ठीक है, हाँ जी, इसे कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो ना, उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। ये है क्लोराइड आयन। इज दैट क्लियर? ओके, अब कुछ बातें हैं जो हमने लिखी हुई हैं, फिर कुछ बातें और भी बताऊंगा। दूसरी, पहली तो ये बात थी जो डेफिनेशन भी है, ये एग्जाम्पल है। ये दूसरी बात, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। लाइट डालने से ये फिशन नहीं होती। हाँ, आप ये जैसे कि मिथाइल क्लोराइड है, आप इसमें पोलर सॉल्वेंट डाल दें, पानी डाल दें या एसीटोन डाल दें या कोई और मिथाइल अल्कोहल डाल दें, वाटर डाल दें, तो ये पोलर सॉल्वेंट जैसे डालेंगे ना, तो पोलर सॉल्वेंट में होते हैं पोल्स, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स, तो वो इस वाले क्लोराइड को खींचते हैं और इसको अलग करते हैं। तो इस तरीके से, मगर आपने सिर्फ याद रखना है कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, और अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस फिशन। इस फिशन का प्रोडक्ट क्या है? अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, कैटाइन और एनाइन। ये देखो, ये कैटाइन, ये एनाइन। और इधर क्या थे? इधर फ्री रेडिकल थे। इनका रिजल्ट, आखिरी बात, शोन बाय, इट इज शोन बाय फुल करली एरो इन मैकेनिज्म। ये देखो, ये एरो देखो, ये फुल करली एरो है, बिल्कुल ऐसा ही है, फुल करली एरो। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब एक बात आपको बतानी है कि ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, फ्री रेडिकल। व्हाट आर फ्री रेडिकल? ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द स्पीशीज, जी, द स्पीशीज which have unpaired electron, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखें या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अनपेयर्ड मतलब जोड़ा नहीं होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, अकेला होगा। और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम के ऊपर, तो 4 तो जोड़ा बनाकर रहेंगे ना, 5वां जो होगा वो अकेला रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, अकेला रहेगा। तो इसको बोलते हैं द स्पीशीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, हाँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, या दे आर डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग डॉट लगाना है, पुटिंग डॉट, इस तरह का डॉट ऑन सब्सटेंस। तो कैसे जाहिर कराओगे? देखो, ये है हाइड्रोजन, इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। ये क्लोरीन है, इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। समझ रहे हो? इसी तरह CH3 है, अगर इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल। एंड दे आर अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। एंड जो चीज अनस्टेबल होती है वो वेरी रिएक्टिव होती है, ये भी आपने याद रखना है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो, बेसिकली ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों स्टेबल थे। ये वाला क्लोरीन का एटम भी स्टेबल था, ये वाला भी स्टेबल था। तो इनकी जब तलाक हुई तो यहां से बांड टूटा है, बांड टूटा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया।
अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये भी क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब ये क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये बेचारा पहले स्टेबल था, बॉन्ड में हिस्सा ले रहा था, इसका ऑक्टेट पूरा था, अब बेचारे का ऑक्टेट खत्म किया तो ये अनस्टेबल हो गया है। यूं समझ लें कि इन दोनों की जब तलाक हुई तो ये तलाक याफ्ता स्पीशी है, तो ये बड़ी अनस्टेबल है, परेशान है, इस तरह भी कंडीशन में है, हाय हाय मेरा महबूब मुझसे खो गया, हमारा बांध टूट गया। तो इसलिए ये जिसको भी देखेगा उससे रिएक्शन कर जाएगा, यानी हाईली रिएक्टिव है, फ्री रेडिकल। ओके जी सर, हमें समझ आ गई। एक बात और मैं आपके गोश गुजार कर दूं, जो होमोलाइटिक फिशन होती है ना, वो नॉन पोलर बॉन्ड में होती है, नॉन पोलर बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड जो है दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। और ये वाली जो फिशन होती है ये पोलर बॉन्ड में होती है। मैंने इधर नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। आखिरी बात आज के लेक्चर की क्या है, वो ये है अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन्स टूवर्ड पोलर रिएजेंट। पोलर रिएजेंट, पोलर चीजों के साथ अल्केन जो है वो अनरिएक्टिव नेचर रखता है, मतलब अल्केन रिएक्शन नहीं करता, अल्केन रिएक्शन नहीं करता। और ये बात आप पहले से जानते हैं कि अल्केन को हम लीस्ट रिएक्टिव भी कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। आपको पता है अल्केन का दूसरा नाम था पैराफिन्स। अब ये पैराफिन्स से क्या मुराद है आपको पता है? पैरा का लफ्जी मतलब क्या होता है? लिटल। ये लफ्ज निकला है पैरम से, पैरम जिसका मतलब होता है लिटल, लिटल का मतलब है कम। और एफिन्स का क्या मतलब है? एफिन्स का मतलब है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है रगबत, चाहत या रिएक्टिविटी। देखो वो कहता है कि रिएक्टिविटी, चाहत, रगबत, मोहब्बत, मतलब यूं समझ लें कि जो अल्केन हैं हम उन्हें पैराफिन्स जो कहते हैं, इसलिए कहते हैं, पैरा का मतलब है कम और एफिनिटी का मतलब है रिएक्टिविटी। एफिनिटी का मतलब है मोहब्बत, इन्हें बाकियों से कम मोहब्बत है, ये बाकियों से रिएक्शन नहीं करते, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है जी सर। तो ना तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी चीज के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको लीस्ट रिएक्टिव कहा जाता है। हाँ, आप कंडीशंस अप्लाई करेंगे, आप टेम्परेचर देंगे, आप प्रेशर बदलेंगे, आप कैटलिस्ट डालेंगे या कुछ और ऐसा करेंगे कि जो इनको रिएक्शन करने पर मजबूर कर देगा, तब जाके ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और हम आगे देखेंगे कि ये किस किस्म का रिएक्शन करते हैं। और मैं बताता चलूं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ये वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये सैचुरेटेड है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कल, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कहता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ये तो आपने कह दिया, पैराफिन्स का लफ्जी मतलब है कि ये कम रिएक्टिव होते हैं, कम एफिनिटी वाले होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वजह क्या है? वजूहात दो हैं। पहली वजह नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन, और दूसरी वजह है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये मैं समझाता हूं आपको, पहले आपको समझा लूं नॉन पोलर नेचर। देखो आपने इथेन को तो पढ़ा ही है, बिल्कुल फार्मूला बताओ C2H6, जरा स्ट्रक्चर बनाओ ना इथेन का। इथेन का ये स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये ऐसे बना लेते हैं सिंपल, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया इसके साथ 3 और इधर भी आ गए हाइड्रोजन 3, तो ये इथेन का स्ट्रक्चर है। आप देखिए इसमें कौन कौन से बांड है, इसमें सिर्फ दो किस्म के बांड है, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बांड है, एक कार्बन और कार्बन के दरमियान बांड है। ये सेंटर वाला कार्बन कार्बन के दरमियान है और ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है, ठीक हो गया। अब जरा इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ये भी कार्बन है तो 2.5, ठीक। यानी ये वाला जो बांड है, ये वाला बांड, ये वाले बांड में कार्बन है दोनों, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसकी भी 2.5। तो ना तो इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींचेगा कार्बन, ना इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींचेगा कार्बन। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बिल्कुल सेंटर में रहेगा, इसके ऊपर कोई पोल नहीं बनेगा, मतलब पॉजिटिव एंड नहीं बनेगा, इसके ऊपर भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नहीं बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव एंड को बेसिकली पोल्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाता चलूं कि अगर हमारे पास HCl है तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने पास खींच के रखता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। मगर इधर जो है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को इधर या इधर नहीं खींचेगा और दोनों के ऊपर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, कोई पोल्स नहीं बनेंगे, तो दिस बॉन्ड विल बी नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और सेम इसी तरह से अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो 2.5 और 2.1 में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन बराबर बराबर है, थोड़ा सा फर्क है, कितना
0.4 का फर्क है, तो वो इतना बड़ा फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा कार्बन के करीब होते हैं, मगर इतने करीब नहीं होते कि कार्बन के ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव लगा दें और हाइड्रोजन पे हम पार्शियल पॉजिटिव लगा दें। तो ये बॉन्ड भी तकरीबन नॉन पोलर ही कहा माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्या नाम है अल्केन इथेन है, ये नॉन पोलर नेचर है। मतलब इसके अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे नॉन पोलर हैं, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो जब आप इसमें कोई पोलर चीज डालोगे, जब आप इसमें फर्ज करो पानी डालोगे, जैसे पानी के ऊपर इसके पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो अगर आप पोलर चीज को डालोगे इसके अंदर, तो ये किस पर अटैक करे, बताओ किस पर अटैक करे? कहीं चार्ज है नहीं, तो ये किसी पर अटैक नहीं करेगा पानी, तो इसलिए इसका रिएक्शन भी इथेन के साथ नहीं होगा। तो पोलर रिएजेंट या कोई ऐसा रिएजेंट जिस पर पोल्स हैं, वो कभी भी अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अल्केन नॉन पोलर नेचर रखते हैं। हाँ, ओके। अगली बात है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या भला है, मैं समझाता हूं इसी एग्जांपल को लेके। ये कार्बन है, ये कार्बन है। हम अगले दिन पढ़ के आए कि ये कार्बन का sp3 हेब्राइड ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का sp3 हेब्राइड ऑर्बिटल है, और इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि बॉन्ड के अंदर हैं। ठीक है, बाकी ये तो आपको पता है पड़ा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना सेंटर में, इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग हुई ऑर्बिटल की, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और ये आसानी से नहीं टूटता। वजह, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इन 2 न्यूक्लियस के दरमियान फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इधर से भी न्यूक्लियस है, इधर से भी न्यूक्लियस है, दरमियान में बेचारे 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड तोड़ना आसान काम नहीं है। इसलिए ये बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड इनर्ट बॉन्ड है। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन ना करने वाला। तो ये रीजन भी है अनरिएक्टिविटी ऑफ, अनरिएक्टिव नेचर ऑफ अल्केन। ठीक हो गया। तो प्यारे बेटे, ये हमारा जो है आज का लेसन था, जिसमें हमने 2 बातें पढ़ी। एक तो हमने मतलब 3 बातें पढ़ी हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाई अल्केन आर कॉल्ड अनरिएक्टिव। तो ये दोनों बातें आपने लिखनी है, नॉन पोलर नेचर भी, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी, और रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और ये बड़ा जबरदस्त सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलाइटिक फिशन एंड हेटेरोलाइटिक फिशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।